फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि फेट क्या होता है नाइट्रेट का, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट है वो सॉइल में अवेलेबल होता है, ये मैंने बताया था। कैसे करके प्लांट का रूट इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू करता है, ये सब सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि जब प्लांट का रूट, कैसा प्लांट का रूट, हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट का जो रूट होता है, जब वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है या अपटेक कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रेट का क्या होता है वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि इस नाइट्रेट का क्या होगा, इस नाइट्रेट का हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा, और ये नाइट्रेट को चेंज कर दिया जाएगा क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है और ये कहाँ पर हो रहा है, कैसे करके हो रहा है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो बहुत आसान है, क्या चीज़ है, इसको कैसे करके मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ईजी है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्या चीज़, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मान लो कि ग्राउंड लेवल है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सॉइल है। ठीक है, सॉइल में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, प्लांट का रूट है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, प्लांट का रूट है। कैसा प्लांट का रूट, हम लोग बोलेंगे नॉन सिम्बायोटिक प्लांट का रूट, क्योंकि नॉन सिम्बायोटिक प्लांट ही ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ पे, जो अपने रूट से क्या चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे सॉइल में प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखना है, ये जो नाइट्रेट होता है ये मोस्ट अवेलेबल होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे सॉइल में, या मोस्ट अबंडेंट फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन का, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट होता है, जो प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, याद रखना है। तो ये है हम लोग बोलेंगे रूट, और उस ये जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर वाला पार्ट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे शूट वाला पार्ट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और शूट में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे शूट में आता है लीफ। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीफ है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये लीफ है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं शूट भी, तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि शूट जो भी ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं शूट। और शूट में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा लीव्स आता है। ठीक है, ब्रांचेस आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, ये इसको, ये क्या चीज है, रूट है ना, एक कंप्लीट रूट है ना, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स होगा। तो इसको ऐसे करके मानो कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये रूट सेल्स है, रूट हेयर सेल्स है। ठीक है, तो जब ये रूट हेयर सेल्स है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन होगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे करके इसको इमेजिन करो कि ये क्या चीज है, ये पूरा रूट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक सेल है जिसको बोलेंगे रूट सेल। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा लीफ है ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक सेल है जिसको हम लोग बोलेंगे लीफ सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ सेल। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेन सेल्स। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, रूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट को हम लोग नॉन ग्रीन सेल्स भी बोल सकते हैं, नॉन ग्रीन सेल्स भी बोल सकते हैं। याद रखना इस चीज को भी। ठीक है, अब देखो समझना यहाँ पर क्या चीज है कि ये सॉइल में जो नाइट्रेट था ना, याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, सॉइल में जो नाइट्रेट था वो कैसे करके एब्जॉर्ब हुआ, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स का, खासकर हम लोग बोलेंगे रूट हेयर सेल्स का, और ये साइटोप्लाज्म है। ये रूट हेयर सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद करो क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट था। ठीक है, उस सिम्पोर्टर का नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट सिम्पोर्टर। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर। ठीक है, याद रखना है। और ये सिम्पोर्टर नाम से ही लग रहा है, दो मॉलिक्यूल को एक ही डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे एक साथ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, किस, और जो मेथड होगा ट्रांसपोर्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझना है, ये इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रूट सेल्स का, ठीक है, या रूट हेयर सेल्स का, वो क्या करता है, देखो ध्यान से, इस सिम्पोर्टर की मदद से हम लोग बोलेंगे इस नाइट्रेट को कहां लेकर आता है, हम लोग बोलेंगे अपने साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। तो मतलब रूट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या पहुंच गया, नाइट्रेट पहुंच गया। क्योंकि ये सिम्पोर्टर है इसीलिए दो मॉलिक्यूल एक साथ अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या चीज अंदर आएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटोन है वो भी अंदर आएगा, कहाँ, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ क्या चीज, रूट सेल। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया था, डिटेल में बताया था, इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड।
तो एक नाइट्रेट को अपटेक कराने के लिए कितना प्रोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये भी मैंने बताया था, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो रूट होता है वो अपने बाहर की तरफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। इसका क्या मतलब है बताने का, तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रूट हेयर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप। क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है, ठीक है, या इसको हम लोग प्रोटॉन एटीपेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, याद रखना, ये प्रोटॉन को साइटोप्लाज्म से सॉइल की तरफ लाता है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर होगा, साइटोप्लाज्म में, सॉइल की तरफ प्रोटॉन का क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। और सॉरी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लाता है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ। तभी यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे, हम लोग पंप वर्ड यूज कर रहे हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ हम लोग बोलेंगे जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, ठीक है। और बाहर की तरफ हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा होता है सॉइल की तरफ, ठीक है। तो कम से ज्यादा की तरफ ला रहा है, ध्यान से देखो, कम से क्या किस तरफ ला रहा है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा की तरफ ला रहा है। किसको, H+ आयन को। कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप, या हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन एटीपेज। तो जब भी कभी कोई भी मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में ये मूव करता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये पंप क्या चीज है, अपने आप में एंजाइम है। कैसे एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, एटीपी को तोड़ता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उससे जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी से इस प्रोटॉन को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लाता है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के साइटोप्लाज्म, रूट सेल के साइटोप्लाज्म से हम लोग बोलेंगे सॉइल की तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन जब आ रहा है तो यहाँ पर क्या क्या चीज बनेगा, हम लोग बोलेंगे रूट के बाहर क्या बनेगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। अब यही प्रोटॉन देखो ध्यान से, 2 प्रोटॉन यहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइज होता है, क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे एक नाइट्रेट को कहाँ लाने के लिए, रूट सेल्स के साइटोप्लाज्म में लाने के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपटेक ऑफ क्या चीज, नाइट्रेट, ठीक है। तो अब कहाँ आ गया नाइट्रेट, कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब देखो, अब अगर सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट कहाँ आएगा, रूट सेल के साइटोप्लाज्म में। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्लांट को मान लो ज्यादा, ये प्लांट को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तब ये प्लांट का रूट का जो सेल होगा वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रेट को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपटेक करेगा। तो जब भी कभी नाइट्रेट का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कुछ नाइट्रेट कहाँ चला जाता है, जाइलम के थ्रू, कुछ नाइट्रेट जाइलम के थ्रू मूव करते करते कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ चला जाता है, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू मूव करता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है कौन, नाइट्रेट, और ये कहाँ चला जाता है, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सारा नहीं आता है, कुछ मतलब कुछ यहाँ रहता है, कुछ यहाँ चला जाता है। कब, जब भी हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है कौन, नाइट्रेट, तब। और कुछ अमाउंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि लीफ के सेल या ग्रीन सेल्स के पास भी क्या है, नाइट्रेट है, और हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स के पास भी क्या है, नाइट्रेट है। अब इस नाइट्रेट का क्या होगा, यही अभी हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, ये वाला क्या चीज है, ये वाला लीफ सेल का मान लीजिए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये वाला, ये मैं एक लीफ सेल बनाया हूँ, ठीक है, इसका ऐसे इमेजिन करो, ये लीफ सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये मान लो एक रूट सेल है, इसका क्या चीज है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जो भी काम होगा रखना साइटोप्लाज्म में ही होगा, मतलब नाइट्रेट का रिडक्शन कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो रूट सेल रहे, चाहे वो लीफ सेल रहे, चाहे वो नॉन ग्रीन सेल्स रहे, चाहे वो ग्रीन सेल्स रहे, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्म में नाइट्रेट का रिडक्शन क्यों होगा, और हम लोग रिडक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है, ठीक है, ये नाइट्रेट हम लोग बोलेंगे इसी साइटोप्लाज्म में, रूट सेल के साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। तो क्वेश्चन आया कि कैसे करके कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे रूट सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो सेल के साइटोप्लाज्म में रहेगा, रूट सेल के साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, और जहां इस एंजाइम का लोकेशन है वहीं ये एंजाइम काम करेगा। मतलब लीफ सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज रहता है, जिसको हम लोग कैपिटल NR से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या करता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, याद रखना है।
और कन्वर्ट करता है तो देखो ध्यान से यहाँ पर नाइट्रेट से क्या और हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट से एक ऑक्सीजन हट रहा है, देखो ध्यान से, तो क्या और हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ क्या और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हो रहा है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किससे नाइट्रेट से, तभी तो यहाँ पर क्या है NO3 है, यहाँ पर क्या हो रहा है NO2 है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं कि नाइट्रेट का रिडक्शन होता है किसमें नाइट्राइट में, या इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तब देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे क्या चीज रिडक्शन, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, इसको काम करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये किसको देता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को देता है, जिसकी वजह से नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि रूट सेल के साइटोप्लाज्म में नाइट्रेट रिडक्टेज रहता है जो नाइट्रेट को रिड्यूस करता है किसमें नाइट्राइट में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका फेट ऑफ नाइट्रेट का, कहां रूट सेल में। अब लीफ सेल में क्या होगा, देखो ध्यान से, लीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा या हम लोग बोलेंगे ग्रीन सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पर भी कौन एंजाइम मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज मिलेगा, कौन एंजाइम मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज, और ये नाइट्रेट रिडक्टेज को ये नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करेगा, नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, कहाँ, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। और इस काम को करने के लिए एंजाइम को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे इज नोन एज रिडक्शन। तो ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, किससे लेगा वो भी मैं बताऊंगा, और किसको देगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को देगा, जिसकी वजह से ये नाइट्रेट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया और एक नया मॉलिक्यूल बना जिसको बोलेंगे नाइट्राइट, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है नाइट्राइट में, वो कहाँ हो रहा है, लीफ सेल में भी हो रहा है और रूट सेल में भी हो रहा है, मतलब ग्रीन सेल्स में भी हो रहा है और नॉन ग्रीन सेल्स में भी हो रहा है, ठीक है, याद रखना है हायर प्लांट्स के केस में, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो साइटोसोल में प्रेजेंट है, लीफ सेल्स में भी या ग्रीन सेल्स में भी या फोटोसिंथेटिक सेल्स में भी, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में भी एंजाइम साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हायर प्लांट होता है, ठीक है, जो भी हायर प्लांट्स होता है, ठीक है, इन हायर प्लांट्स याद रखना है, ठीक है, इन हायर प्लांट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है इस एंजाइम को काम करने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे ये होता है, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है, कौन सा सेल, हम लोग बोलेंगे लीफ सेल्स, या हम लोग बोलेंगे इसको ग्रीन सेल्स भी बोल सकते हैं हायर प्लांट्स में, और हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हम लोग क्या बोल सकते हैं रूट सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं नॉन ग्रीन सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हम लोग बोलेंगे इक्वेशन है, और क्या है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ किसमें नाइट्राइट में, और यही नाइट्रेट का फेट है, ठीक है। याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ये जो नाइट्रेट है वो कैसा कंपाउंड हम लोग बोलेंगे लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, ये कैसा कंपाउंड हम लोग बोलेंगे लीस्ट टॉक्सिक है, और ये कैसा हम लोग बोलेंगे इसमें जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कम होता है, बहुत लीस्ट एनर्जी वाला कंपाउंड है, कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। लेकिन जब नाइट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में, तो नाइट्राइट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये टॉक्सिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट से ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड है, कौन, नाइट्राइट, ठीक है, याद रखना है। और इसके पास एनर्जी जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो प्लांट याद रखना है कभी भी इस टॉक्सिक मॉलिक्यूल को ज्यादा लंबे समय तक अपने साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में नहीं रखेगा। तो फिर इस नाइट्राइट का क्या होगा ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, वो एंजाइम क्या चीज काम किया, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया। इस एंजाइम को काम करने के लिए मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करके ये एंजाइम काम करता है, ये अभी हम लोग देखेंगे।
और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और ये भी हम लोग देखेंगे कि ये जो एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, इसका रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है ये मैंने बता दिया, और जो भी इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स होगा उसको मैं यहाँ पर लिख के समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ नाइट्रेट रिडक्टेज का, और वो कैसे करके काम करता है ये एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज, जिसको कैपिटल NR हम लोग लिखते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज को। और इसको काम करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, याद रखना है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे ग्रीन सेल रहे या फोटोसिंथेटिक सेल रहे उसके साइटोप्लाज्म में होगा, या नॉन ग्रीन सेल्स चाहे रूट का सेल्स रहे उसके साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा, मतलब रिडक्शन जो नाइट्रेट का है नाइट्राइट में वो होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, इसको मैं 2 तरीके से समझा सकता हूँ, देखो ध्यान से। इसके स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, फर्स्ट थिंग ये रखना याद कि ये एक प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। और उसमें हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहला प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये पहला प्रोटीन का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्योंकि प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक तरफ क्या होगा, N टर्मिनस होगा, दूसरा तरफ क्या होगा, C टर्मिनस होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दूसरा हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, C टर्मिनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, N टर्मिनस होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, समझना क्या मैं बताने जा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे ये एक प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन होगा तो ये क्या चीज का बना होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का बना होगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, वो हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, सबसे अच्छा देखो ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कैसा है, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम एक होमोडाइमर है, ठीक है। होमो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेम, ठीक है। और डाइमर का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल सब यूनिट। तो आप देख सकते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एक सब यूनिट देख सकते हैं, और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन या दूसरा सब यूनिट, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए होमोडाइमर। और ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स का बनता है, और हम लोग जानते हैं एक तरफ कौन सा एंड होता है, N टर्मिनस होता है, एक तरफ कौन सा एंड होता है, C टर्मिनस होता है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, N टर्मिनस होगा, इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C टर्मिनस होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर समझना है, ठीक है, यहां पर समझना है। अब देखो यहां पर ध्यान से, इसी को मैं और एक तरीके से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो पहला जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, ठीक है, और दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, पहला पॉलीपेप्टाइड चेन 1000 अमीनो एसिड्स का बना होता है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन 1000 अमीनो एसिड्स का बना होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे जो पहला सब यूनिट है वो भी, उसमें भी 1000 अमीनो एसिड्स मिलेगा, और जो दूसरा सब यूनिट है उसमें भी 1000 अमीनो एसिड्स मिलेगा, तभी ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब ये होमोडाइमर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी देखो, मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ, एक तरफ N टर्मिनस है, ये सब क्या मैं बना रहा हूँ, ये सब मैं बना रहा हूँ एमिनो एसिड्स का चेन, देखो ध्यान से, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एमिनो एसिड्स का चेन है। कितना एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एक सब यूनिट में हम लोग बोलेंगे 1000 एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये क्या चीज है, 1000 एमिनो एसिड्स का चेन है, ठीक है, ये पहला सब यूनिट हुआ। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम का दूसरा सब यूनिट में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 1000 एमिनो एसिड्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ दूसरा हम लोग बोलेंगे सब यूनिट, जिसमें भी क्या हम लोग बोलेंगे 1000 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, सिंपल है, देख सकते हैं। अब यहां पर समझना है, देखो ध्यान से, यहां पर समझना है सबसे पहला चीज कि ये जो आइडेंटिकल सब यूनिट है ना, इस आइडेंटिकल सब यूनिट्स में हम लोग बोलेंगे 3 जगह क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो जो पहला जो बाइंडिंग साइट होता है, देखो ध्यान से, मैं इधर से जा रहा हूं C टू N टर्मिनस की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। इस तरफ जो बाइंडिंग साइट है, यहां पर ये पहला बाइंडिंग साइट हुआ, ठीक है, देख सकते हैं। यहां पर ये हम लोग बोलेंगे दूसरा बाइंडिंग साइट हुआ, ठीक है। और यहां पर ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे तीसरा बाइंडिंग साइट हुआ। सिमिलरली यहां पर भी देखो ध्यान से, ये पहला बाइंडिंग साइट हुआ, ठीक है, ये दूसरा बाइंडिंग साइट हुआ, और हम लोग बोलेंगे तीसरा बाइंडिंग साइट हुआ।
किसके लिए बाइंडिंग साइट है ये, तो हम लोग बोलेंगे ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप को बाइंड करने के लिए, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मॉलिक्यूल होता है उसको बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है पहला सब यूनिट में सी टर्मिनस की तरफ, याद रखना है इसको हम लोग बोलते हैं FAD, फैट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बाइंडिंग साइट से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसको या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीम। और तीसरा जो बाइंडिंग साइट है एन टर्मिनस की तरफ, उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोको। मोको का मतलब हो गया मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। सिमिलरली ये सब यूनिट्स में भी तो ऐसे ही होगा ना, यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा सी टर्मिनस की तरफ फैट, दूसरे बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप या इलेक्ट्रॉन कैरियर जुड़ेगा, कैरियर मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिसको बोलेंगे हीम। ठीक है, और तीसरा जो बाइंडिंग साइट है उससे हम लोग बोलेंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जुड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर मॉलिब्डेनम कोफैक्टर और हीम के बीच में हम लोग बोलेंगे एक रीजन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे हिंज 1 रीजन, इसको बोलेंगे हिंज 1। ठीक है, और हीम और हम लोग बोलेंगे फैट के बीच में हम लोग बोलेंगे दूसरा हिंज रीजन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे हिंज 2। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होगा, सेम टू सेम। देखो ध्यान से, मॉलिब्डेनम कोफैक्टर और हीम के बीच में पहला हिंज 1 प्रेजेंट होगा, पहला रीजन जिसको बोलेंगे हिंज 1, और हीम और हम लोग बोलेंगे फैट के बीच में दूसरा हिंज रीजन प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे हिंज 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो हिंज 1 है ना, ये हिंज 1 में याद रखना है एक स्पेसिफिक सेरीन एमिनो एसिड्स रहता है जो कि इस एंजाइम के रेगुलेशन में हेल्प करता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हिंज 1 में एक स्पेसिफिक सेरीन एमिनो एसिड्स मिलेगा जो कि इस एंजाइम के रेगुलेशन में हेल्प करेगा, मतलब इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, अगर इस डायग्राम से अगर हम लोग समझना चाहें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी ये जो पहला सब यूनिट है इसमें क्या होगा, 3 जगह बाइंडिंग साइट होगा, दूसरा जो सब यूनिट है उसमें भी 3 जगह बाइंडिंग साइट होगा। ठीक है, तो मैं देखो, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं पहला दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मैं पहला दिखा रहा हूँ, ये पहला बाइंडिंग साइट है, या बाइंडिंग साइट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये दूसरा बाइंडिंग साइट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हम लोग बोलेंगे तीसरा बाइंडिंग साइट हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट, ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये बाइंडिंग साइट और हम लोग बोलेंगे ये बाइंडिंग साइट, मतलब 3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और ये बाइंडिंग साइट किसके लिए होता है, ये बाइंडिंग साइट होता है हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप को बाइंड करने के लिए, या जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे फैट हो गया, हीम हो गया, मोको हो गया, इसको बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, तो अब ये जो बाइंडिंग साइट है, देखो ध्यान से, इस बाइंडिंग साइट से हम लोग बोलेंगे सबसे पहला कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फैट, सी टर्मिनस की तरफ, देख लो मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फैट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बाइंडिंग साइट से देखो कौन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हीम, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, हीम। ठीक है, और तीसरा देखो ध्यान से, बाइंडिंग साइट में एन टर्मिनस की तरफ, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलो या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलो, दोनों सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो एरिया बच गया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो एमिनो एसिड्स है ये सब, ठीक है, ये क्या चीज को बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हिंज 1 रीजन को बनाएगा। ये क्या चीज को बनाएगा, हिंज 1 रीजन को बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए हिंज 1 कौन होगा, हम लोग बोलेंगे ये हिंज 1 एरिया होगा। और यहाँ पर देखो ये जो बच गया एमिनो एसिड्स, मैं एक ही दिखाया हूँ, और भी एमिनो एसिड्स होगा, इसको हम लोग बोलेंगे हिंज 2 एरिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हिंज 2 एरिया। अब हिंज 1 एरिया में याद रखना है कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होगा, जैसे मान लो ये सेरीन जिसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेरीन है। ये सेरीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे हिंज 1 एरिया में मिलेगा, और ये इस एंजाइम के रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये चीज का हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर समझना है क्या चीज मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ कि नाइट्रेट रिडक्टेज ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे होमोडाइमर होता है। होमोडाइमर होता है, होमोडाइमर का मतलब हो गया 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स से बनता है, और दोनों आइडेंटिकल सब यूनिट्स हम लोग बोलेंगे 1000 एमिनो एसिड्स का बना होता है। वही मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, इट इज अ होमोडाइमर, मतलब ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, या 2 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से बनता है। कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, यहां पर समझना है, देखो ध्यान से यहां पर समझना है, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होगा। किसके पास, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के पास। और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल में देखो ध्यान से, पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फैट।
ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं हीम, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। समझना है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एक्सेप्ट करेगा, कौन, फैट, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा हीम को, मतलब हीम भी एक्सेप्ट किया किससे, फैट से इलेक्ट्रॉन्स, और हीम किसको दे देगा, मोको को, मोको मतलब मॉलिब्डेनम कोफैक्टर भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया किससे, हीम से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स आर फैट, हीम एंड हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। देख सकते हैं फैट, हीम एंड हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, फैट, हीम एंड हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। उसी तरह यहाँ पे फैट, हीम एंड मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, फैट, हीम एंड मॉलिब्डेनम कोफैक्टर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया था, देखना ध्यान से, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है इसको रिड्यूस होने के लिए नाइट्राइट में क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन होगा, तो याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होता है वो होता है रिड्यूस NaDH2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल कौन होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 होता है। यही रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है किस तरफ, देखो ध्यान से, सी टर्मिनस की तरफ देता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो रिड्यूस NaDH2 है वो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किधर, सी टर्मिनस की तरफ, मतलब किसको देता है, फैट को देता है। तो फैट क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल जो होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कितना इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल देगा, एक रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देगा, किस तरफ, सी टर्मिनस के तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो सी टर्मिनस से किस तरफ होगा, एन टर्मिनस की तरफ होगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, FAD फैट में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हीम में जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर में जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि फ्लो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सी टर्मिनस टू एन टर्मिनस, मतलब सी से एन की तरफ जाएगा। याद रखिए ये क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो होगा किस तरफ होगा, सी से एन की तरफ या एन से सी की तरफ। तो याद रखना सी टर्मिनस से एन टर्मिनस की तरफ, मतलब फैट से मोको की तरफ, ठीक है। वही मैंने लिखा, देखो ध्यान से, मतलब फैट, फिर कहाँ जाएगा हीम, फिर कहाँ जाएगा मोको, कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फैट से फिर हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, हम लोग बोलेंगे हीम में जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फैट से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हीम में जाएगा, हीम से फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोको में जाएगा। देख सकते हैं कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोको में, मोको मतलब मॉलिब्डेनम कोफैक्टर में, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या है, इस डायग्राम से भी हम लोग ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कि जो रिड्यूस NaDH2 है, ठीक है, एक रिड्यूस NaDH2 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा सी टर्मिनस की तरफ, कौन, हम लोग बोलेंगे जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे फैट है उसको। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा रिड्यूस NaDH2 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा सी टर्मिनस की तरफ, जो फैट प्रेजेंट है उसको, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे फैट से कहां जाएगा, हीम की तरफ जाएगा, ठीक है। हीम से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोको की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हीम की तरफ जाएगा, और हीम से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोको की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखो किस तरफ है, सी टू एन टर्मिनस है, मतलब फैट से किधर है, मोको की तरफ, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो फ्लो ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। कहां से कहां, सी टू एन टर्मिनस, सी टू एन टर्मिनस, सी टू एन टर्मिनस, मतलब कहां, फैट हीम मोको, फैट हीम मोको, इसी को याद रखना, या ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक खास बात क्या चीज है समझना है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो मोको होता है, मॉलिब्डेनम जो एटम होता है, मॉलिब्डेनम कोफैक्टर में जो मॉलिब्डेनम एटम होता है, ठीक है, ये मॉलिब्डेनम एटम हम लोग बोलेंगे एक हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं टेरिन बोलते हैं। ये कैसा मॉलिक्यूल है, हम लोग बोलेंगे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो मॉलिब्डेनम कोफैक्टर होता है वो कैसा मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़ता है, ना कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेरिन। याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेरिन होगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेरिन होगा, ये कैसा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो, आप ध्यान से यहाँ पर समझना है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है सी टर्मिनस टू एन टर्मिनस, तो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, मॉलिब्डेनम कोफैक्टर के पास पहुंचेगा। अब यही वो साइट है मॉलिब्डेनम कोफैक्टर, जहां पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का रिडक्शन होगा, नाइट्रेट का रिडक्शन होगा नाइट्राइट में। मतलब एक्चुअल जो मेन सेंटर जो है जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन कहां होगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम कोफैक्टर
में होगा। इसीलिए हम लोग मोलिब्डेनम कोफैक्टर को क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम कोफैक्टर इज द सेंटर वेयर नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट, वेयर नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से यहां समझना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एन टर्मिनस की तरफ क्या है, मोलिब्डेनम कोफैक्टर है, मतलब एन टर्मिनस की तरफ ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिड्यूस करेगा किसमें, नाइट्राइट में। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एन टर्मिनस की तरफ मैं क्या बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ नाइट्रेट। ठीक है, ये नाइट्रेट देखो ध्यान से, ये नाइट्रेट किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे किससे लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, किससे लेगा, मोलिब्डेनम कोफैक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया। तो जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किसमें, नाइट्रेट में, तो ये रिड्यूस हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, और ये क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट बनाया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। ये क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस है। सिमिलरली देखो ध्यान से, एक सब यूनिट तो एक नाइट्राइट को बनाया, दूसरा सब यूनिट देखो ध्यान से, दूसरा जो सब यूनिट है एन टर्मिनस की तरफ, ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, नाइट्रेट में गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो ये नाइट्रेट किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो होता है एंजाइम का, या एक एंजाइम जो होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, वो एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनाता है, नाइट्राइट को बनाता है। ठीक है, याद रखना है। और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे NADH2 है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, फैड है, हीम है, एंड हम लोग बोलेंगे मोको है। फैड, हीम एंड मोको को हम लोग प्रोस्टेटिक ग्रुप भी बोलते हैं, और फैड, हीम एंड मोको को हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी देखो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मोको से निकल के कहां चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट इसको ले लेगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्राइट में। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखो ध्यान से, ये मोको में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये चला जाएगा किसमें, नाइट्रेट में चला जाएगा, NO3- में, और ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो एक्चुअल में देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर हुआ, C to N टर्मिनस। ठीक है, और एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये जो नाइट्राइट है वो किस तरफ बना, हम लोग बोलेंगे N टर्मिनस के तरफ बना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना है। अब मैंने क्या बताया था, कि मैंने बताया था कि ये जो एंजाइम होता है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है कहां, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में, या हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कौन सा सेल, हम लोग बोलेंगे ग्रीन सेल में भी। ठीक है, ग्रीन सेल्स में भी ये हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या, ग्रीन सेल्स का मतलब क्या, लीफ सेल्स, लीफ मतलब फोटोसिंथेटिक सेल्स, या हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे नॉन ग्रीन सेल्स में भी हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है इसके साइटोप्लाज्म में, और नॉन ग्रीन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये सब जो भी याद रखना है, अगर हम लोग हायर प्लांट्स के केस में बात करेंगे, ठीक है, हायर प्लांट्स के केस में बात करेंगे, किसमें हम लोग बोलेंगे, हायर प्लांट्स के केस में, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हाँ बिल्कुल, हायर प्लांट्स के अगर केस में बात करेंगे, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स होता है ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल्स होता है वो क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है ना। ठीक है, तो याद रखना है, यूकैरियोट्स में भी हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज मिलेगा, और कहां मिलेगा, रूट सेल्स, और हम लोग बोलेंगे जो लीफ सेल्स होता है उसके साइटोप्लाज्म में, और हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी नाइट्रेट रिडक्टेज मिलेगा। कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। ठीक, याद रखना है। तो मतलब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि नाइट्रेट रिडक्टेज हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, दोनों में मिलता है। कहां मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में मिलेगा। ठीक है, याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स के, रूट सेल्स के साइटोसोल में, या हम लोग बोलेंगे लीफ सेल के साइटोसोल में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायरेक्टली साइटोसोल में प्रेजेंट हुआ कौन, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये लोकेशन पता चल गया। अब देखो, अब यहां पर समझना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब यहां पर मैं एक पॉइंट लिखा हूं, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट यहां पर देखो, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें जो ग्रीन सेल्स होता है, ग्रीन सेल्स मतलब फोटोसिंथेटिक सेल्स या लीफ सेल्स। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 होगा। याद रखना है। ठीक है, ग्रीन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, रिड्यूस NADH2। ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो नॉन ग्रीन सेल्स हो रहा है, मतलब क्या चीज, रूट सेल्स। ठीक है, रूट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे NADH2 तो होगा ही होगा, इसके साथ हम लोग बोलेंगे NADPH2 भी होगा। याद रखना है।
और ये NADPH2 कैसे बना? तो ये NADPH2 बना क्या PPP पाथवे से, मतलब हम लोग बोलेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू क्या बना? NADPH2 बना। और ये NADPH2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया कहां? हम लोग बोलेंगे रूट सेल्स में या नॉन ग्रीन सेल्स में। किस तरफ? हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनस की तरफ। किसको? ये एंजाइम को, ताकि ये एंजाइम क्या कर सके? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को रिड्यूस कर सके नाइट्राइट में। ठीक, याद रखना है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। अब C4 जो प्लांट होता है, याद रखना, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में आता है C4 प्लांट। C4 प्लांट में एक एडेप्टेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं, क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्रैंच एनाटॉमी में हम लोग बोलेंगे दो टाइप का सेल मिलेगा। एक को हम लोग बोलेंगे मेसोफिल सेल्स, एक को बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। तो याद रखना, मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रेट रिडक्टेज प्रेजेंट होगा। और बंडल शीट जो सेल्स है, याद रखना है, उस C4 प्लांट का, उसमें नाइट्रेट रिडक्टेज प्रेजेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? C4 प्लांट के मेसोफिल सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है उसमें नाइट्रेट रिडक्टेज मिलेगा, मतलब ये केमिकल रिएक्शन होगा। और बंडल शीट सेल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंडल शीट सेल में नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर है? नाइट्रेट रिडक्टेज के स्ट्रक्चर है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैंने बता दिया कैसे करके ये नाइट्रेट को रिड्यूस किया नाइट्राइट में, ये भी मैं बता दिया, मतलब मोड ऑफ एक्शन भी मैं यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल किस एंड में हम लोग बोलेंगे किस टर्मिनस की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, आंसर क्या होगा? सी टर्मिनस। ठीक है, सी टर्मिनस में किस तरफ हम लोग बोलेंगे? इसको देगा FAD, फैट को देगा। फैट मतलब क्या है? हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा? C2 एन टर्मिनस, मतलब फैट से किधर? मोको की तरफ। मोको को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन सेंटर, जहां पर क्या हो रहा है? एक्चुअल केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक, याद रखना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? अब मैं इस एंजाइम का रेगुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और रेगुलेशन में याद रखना है कौन सा जो एरिया होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बोलेंगे हिंज 1। और हिंज 1 जो एरिया है वो एक्चुअल में क्या चीज है? एमिनो एसिड्स की तो है ना, हिंज 1 में एमिनो एसिड्स ही मिलेगा ना। तो ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर याद रखना है जो हिंज 1 होगा, देखो ध्यान से, मैं ये वाला एरिया को यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, हिंज 1 को। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हिंज 1 एरिया का एमिनो एसिड्स को बना रहा हूँ ऐसे करके। ये मान लो कि कौन सा एरिया हम लोग बोलेंगे? ये है हिंज 1 एरिया है, मान लो। ठीक है, तो हिंज 1 एरिया में याद रखना है कि कहीं पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड्स मिलेगा। और इस सेरीन एमिनो एसिड्स में अगर फॉस्फेट जुड़ा, मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ, तब हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन अगर हुआ तब हम लोग बोलेंगे ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है वो अपना एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा, मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज का जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो क्या करता है? इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। याद रखना है कहां पर फॉस्फोराइलेशन? हम लोग बोलेंगे हिंज रीजन पे। हिंज रीजन में कौन सा एमिनो एसिड्स पे? हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड्स पे। फॉर एग्जांपल मान लो ये हिंज रीजन है, यहाँ पर मान लो सेरीन एमिनो एसिड है। यहाँ पर क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे जब इस एंजाइम को मान लो ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेरीन एमिनो एसिड्स में एक एंजाइम आता है काइनेज, वो क्या करता है? फॉस्फेट को जोड़ देता है। इसको बोलते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट, मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम अपना एक्टिविटी को नहीं कर पाएगा, मतलब नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो जस्ट इसके रिवर्स क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन। तो एक एंजाइम होता है फॉस्फेटेज ए नाम है उस एंजाइम का, वो एंजाइम क्या करता है? इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को यहाँ से हटाता है। जैसे ही इनहिबिटरी फॉस्फेट हटेगा तो फिर से हिंज रीजन में जो सेरीन एमिनो एसिड है उससे जैसे ही इनहिबिटरी फॉस्फेट हट जाएगा तो फिर से ये एंजाइम क्या करने लगेगा? हम लोग बोलेंगे अपना काम को करने लगेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट को रिड्यूस करने लगेगा। किसमें? नाइट्राइट में। ठीक है, तो वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि रेगुलेशन क्या होता है किसका? हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। इसमें दिमाग में क्या रखना है? हिंज 1 रीजन। हिंज 1 रीजन में कौन सा एमिनो एसिड? सेरीन। और इसका जो रेगुलेशन होता है वो कैसा प्रोसेस हम लोग बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन रेगुलेशन बोलते हैं इसको। अगर फॉस्फोराइलेशन हुआ मतलब फॉस्फेट का एडिशन हुआ, इसका मतलब एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर डीफॉस्फोराइलेशन होगा मतलब इसका मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे एंजाइम काम करेगा। तो यही अभी हम लोग देखने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेगुलेशन ऑफ क्या चीज? नाइट्रेट रिडक्टेज। मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को कब कंट्रोल किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखना समझना है कि नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, उसके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए अभी भी मैंने बताया था कि उसमें क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे एक एरिया प्रेजेंट था जिसका नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे हिंज वन रीजन। याद करो अभी भी मैंने बताया था जो प्रेजेंट था किसके किसके बीच में, हम लोग बोलेंगे मॉलिब्डेनम क्या चीज कोफैक्टर और हम लोग बोलेंगे हीम के बीच में। याद कीजिए मैंने बताया था इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे हिंज वन रीजन प्रेजेंट है। याद रखना है एक्चुअल में ये हिंज वन में क्या मिलेगा, एमिनो एसिड्स ही मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये दूसरा जो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सब यूनिट था उसमें भी क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे हिंज रीजन प्रेजेंट था। ठीक है, मैं बस हिंज रीजन को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फोकस करना हिंज रीजन पे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे हिंज वन रीजन पे फोकस करना, क्योंकि हिंज वन रीजन ही हम लोग बोलेंगे वैसा रीजन है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, इस एंजाइम का एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है हम लोग बोलेंगे, या इसके एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, या इसका एक्टिविटी या हम लोग बोलेंगे इसका जो रेगुलेशन होता है नाइट्रेट रिडक्टेज का, वो डिपेंड करता है हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेरीन एमिनो एसिड प्रेजेंट इन हिंज वन एरिया ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। इसका मतलब मान लो कि ये हिंज वन का कौन सा एमिनो एसिड है, हम लोग बोलेंगे मान लो सेरीन एमिनो एसिड है, ये भी कौन सा एमिनो एसिड है, सेरीन एमिनो एसिड है। ठीक है, अगर याद रखना है अगर ये सेरीन एमिनो एसिड का, ठीक है, अगर ये सेरीन एमिनो एसिड का याद रखना है हिंज वन में जो सेरीन एमिनो एसिड है, ठीक है, अगर इस सेरीन एमिनो एसिड्स का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ फॉस्फेट। किसके साथ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड्स के साथ। ठीक है, तब याद रखना हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज इनहिबिटेड। ठीक है, याद रखना है अगर सेरीन एमिनो एसिड्स में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट जुड़ा, या हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो इसका मतलब इस फॉस्फेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटरी फॉस्फेट ना, तभी तो ये इनहिबिटरी फॉस्फेट क्या कर रहा है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एंजाइम की एक्टिविटी रुकेगा तो हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रेट था वो हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब यही हो गया। दूसरा केस यहाँ पर था, पहला केस फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तब, ठीक है, दूसरा केस क्या हम लोग बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन। अब ध्यान से देखो, डी का मतलब होता है डिलीट, डिलीट क्या चीज, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट को डिलीट करना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट। ठीक है, कहां से रिमूवल, हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड से अगर ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। और जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन हुआ मतलब सेरीन एमिनो एसिड से फॉस्फेट को हटाया गया हिंज वन रीजन से, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो एक्टिविटी होगा ना नाइट्रेट रिडक्टेज का, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज अपना काम को करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, अपना फंक्शंस को करेगा। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसको मैं लिख रहा हूं फंक्शनल, बिकम्स फंक्शनल। ठीक है, मतलब अब ये अपने काम को करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है उसका जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस पे। किसका फॉस्फोराइलेशन एंड किसका डीफॉस्फोराइलेशन, तो याद रखना सेरीन एमिनो एसिड्स का। कहां पर प्रेजेंट है ये सेरीन एमिनो एसिड्स, हम लोग बोलेंगे हिंज वन रीजन पे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहां पर समझना है, यहां पर क्या क्या ऐसा कंडीशन होता है जिस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है उस एंजाइम में फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाता है। और क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है ना वो एंजाइम अपना काम करता है। ठीक है, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है सेरीन एमिनो एसिड्स के साथ उसको कब हटाया जाता है, तो क्या क्या ऐसा कंडीशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन बता रहा हूँ।
कंडीशन बताने से पहले देखो ध्यान से, कंडीशन बताने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर बताता हूँ, देखना ध्यान से, समझना यहाँ पर। ये जो सेरीन, मैं बस एक सेरीन अमीनो एसिड्स को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो बस एक सेरीन अमीनो एसिड्स को, ठीक है, हिंज 1 को, हिंज 1 रीजन का एक सेरीन अमीनो एसिड्स को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया। नीचे हिंज 2 भी होगा, उसमें भी सेरीन होगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दोनों में सेम होगा। अब देखो यहाँ पर याद रखना है, ये जो सेरीन है ना, ये सेरीन में क्या चीज को हम लोग को जोड़ना है, फोस्फेट को जोड़ना है, ठीक है, मतलब फोस्फोराइलेशन करना है, ठीक है। किस कंडीशन पे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो फोस्फेट को जोड़ने के लिए याद रखना है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में, या हम लोग बोलेंगे सेल का जो साइटोसोल है, ठीक है, जहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट है, उसी साइटोसोल में हम लोग बोलेंगे और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरीन काइनेज। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, सेरीन काइनेज, ठीक है। अब ये सेरीन काइनेज क्या करता है, ये सेरीन पे क्या करता है हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट को ऐड करता है। नाम से लग रहा है सेरीन काइनेज वैसा एंजाइम है, काइनेज वैसा एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को ऐड करता है। किस पे ऐड करेगा, सेरीन पे करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन हुआ है। क्या चीज हुआ, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन हुआ है। किसका फोस्फोराइलेशन हुआ है, हम लोग बोलेंगे सेरीन अमीनो एसिड्स का फोस्फोराइलेशन हुआ है। अब ये जो मतलब ये जो फॉस्फेट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटरी फॉस्फेट बोल सकते हैं ना, इनहिबिटरी फॉस्फेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये फॉस्फेट क्या कर रहा है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है। तो अब ये जो फोस्फोराइलेशन हुआ, समझना यहाँ पर, ये जो फोस्फोराइलेशन हुआ, ये फोस्फोराइलेशन या हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ इनहिबिटरी फॉस्फेट टू द सेरीन अमीनो एसिड ऑफ हिंज 1 एरिया, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट करता है एक इनहिबिटरी प्रोटीन को, और एक इनहिबिटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। याद रखना है इस इनहिबिटरी प्रोटीन का नाम क्या है, इस इनहिबिटरी प्रोटीन का नाम है हम लोग बोलेंगे 14-3-3 इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, 14-3-3 इनहिबिटरी प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये इनहिबिटरी जो प्रोटीन है, जिसको हम लोग बोलेंगे 14-3-3 इनहिबिटरी प्रोटीन, ये जाके हम लोग बोलेंगे इस फॉस्फेट के साथ ऐसे करके जुड़ जाता है, ऐसे करके, ठीक है। कौन जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे ये इनहिबिटरी प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम क्या है 14-3-3, क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी प्रोटीन। तो जब ये जुड़ जाएगा तब याद रखना है कि नाइट्रेट रिडक्टेज का जो एक्टिविटी है ना, वो हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा, या नाइट्रेट रिडक्टेज अपना काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में नहीं कर पाएगा वो हम लोग देखेंगे। और इसके जस्ट विपरीत देखो, इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट ऑपोजिट, जहां पर देखो ध्यान से, ये जो सेरीन अमीनो एसिड है ना, ठीक है, ये जो सेरीन अमीनो एसिड है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इनहिबिटरी फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट के चारों तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इनहिबिटरी प्रोटीन जुड़ा हुआ है, 14-3-3 इनहिबिटरी प्रोटीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये एंजाइम फंक्शनल होगा, हम लोग देखेंगे कंडीशन यहाँ पर, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, उस टाइम पे सेल के साइटोप्लाज्म में ही और एक हम लोग बोलेंगे एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेटेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉस्फेटेज, सेरीन फॉस्फेटेज को हम लोग बोलेंगे सेरीन फॉस्फेटेज 2A। याद रखना है ये सेरीन फॉस्फेटेज 2A का काम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाना, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग बोलेंगे इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाएगा, ठीक है, तब ये इनहिबिटरी प्रोटीन भी फॉस्फेट से अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल हो जाएगा। मतलब ये अपना काम को करेगा, नाइट्रेट को रिड्यूस करेगा, किसमें, नाइट्राइट में, ठीक है, याद रखना है। तो यही इसके पीछे हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म था। अब हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में ये एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, और किस कंडीशन में ये एंजाइम की एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे होता चला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशंस लिख रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंडीशंस लिख रहा हूँ जब ये एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, और यहाँ पर मैं वैसा कंडीशन लिख रहा हूँ जब जहाँ पर ये एंजाइम अपना काम को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्या क्या ऐसा कंडीशन है जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं। तो देखो क्या क्या है, पहला याद रखना, पहला हम लोग बोलेंगे कंडीशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अगर डार्क फेज होगा, ठीक है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, या हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइट रिएक्शन नहीं चल रहा होगा, या डार्क रिएक्शन नहीं चल रहा होगा, मतलब कोई भी फूड या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहा होगा, उस टाइम पे याद रखना ये जो कंडीशन है वो किसको एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा हम लोग बोलेंगे सेरीन काइनेज को, ठीक है। सेरीन काइनेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन करेगा, किस पे, सेरीन अमीनो एसिड्स पे,
फोस्फोराइलेशन करेगा तो ये फोस्फोराइलेशन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इनहिबिटरी प्रोटीन को। 1433 इनहिबिटरी प्रोटीन का नाम है। और हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज का एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप हो जाएगा। तो पहला केस ये है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे अगर सेल के साइटोप्लाज्म में Mg2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो भी किसको एक्टिवेट करेगा, सेरीन काइनेज को, और बाकी ऐसे ही प्रोसेस होगा और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम का एक्टिविटी रुक जाएगा। मतलब फोस्फोराइलेशन करके हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाएगा। अलोंग विद हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ 1433 इनहिबिटरी प्रोटीन, याद रखना है। तीसरा क्या है, हम लोग बोलेंगे तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब ग्लूटामीन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा, जब हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा, जब नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम होगा, जिसको हम लोग एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स है। किस एंजाइम का इनहिबिटर्स, हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। इसका मतलब ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन करेगा। मतलब फोस्फोराइलेशन करेगा मतलब फोस्फोराइलेशन करवाएगा। किसका फोस्फोराइलेशन करवाएगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन अमीनो एसिड्स का, हिंज वन रीजन में मिलने वाला सेरीन अमीनो एसिड्स। याद रखना कौन सा एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये सारा का सारा कंडीशन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिवेट करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे सेरीन काइनेज को, जिसकी वजह से ये सेरीन काइनेज क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन अमीनो एसिड्स में फॉस्फेट को जोड़ पाएगा, जिसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। अब फोस्फोराइलेशन हो तो इनहिबिटरी प्रोटीन जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज काम नहीं कर पाएगा। तो याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये इनहिबिटर्स है, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेज का इतना सारा क्या है, इनहिबिटर्स है। एक्टिवेटर्स कौन है, एक्टिवेटर्स का मतलब कौन इसका काम को करवाएगा, तो हम लोग बोलेंगे जस्ट इसके विपरीत देखो, डार्क फेज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डार्क फेज का उल्टा क्या होता है, लाइट फेज। लाइट फेज में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, लाइट रिएक्शन चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा था, सुक्रोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो रहा था। तो ये सब जो कंडीशन है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा, जब नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ये सब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर्स है। किस एंजाइम के एक्टिवेटर्स है, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज के एक्टिवेटर्स है। मतलब ये सारा का सारा एक्टिवेटर्स क्या चीज को एक्टिवेट करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को एक्टिवेट करेगा, सेरीन फॉस्फेटेज 2A को एक्टिवेट करेगा। और फॉस्फेटेज का काम क्या है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। किससे रिमूव करना फॉस्फेट को, सेरीन से। ये क्या करेगा, सेरीन से फॉस्फेट को हटाएगा। फॉस्फेट जैसे ही सेरीन से हटेगा तब हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से काम करने लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर्स। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, नाइट्रेट रिडक्टेज का। और इससे क्वेश्चन सीएसआई नेट में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रेट रिडक्टेज का स्ट्रक्चर देखा, नाइट्रेट रिडक्टेज का फंक्शन देखा, कैसे करके ये काम किया, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि देखो ध्यान से, ये जो नाइट्रेट है जब ये नाइट्राइट में चेंज होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंजाइम काम करता है नाइट्रेट रिडक्टेज। इसको काम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि नाइट्रेट जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है, और जो नाइट्राइट होता है वो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट की तुलना में ज्यादा टॉक्सिक होता है, याद रखना, ठीक है। और इसके पास हम लोग बोलेंगे लीस्ट एनर्जी कंपाउंड है नाइट्रेट। ये क्या हम लोग बोलेंगे, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है नाइट्राइट, ठीक है। तो प्लांट का साइटोप्लाज्म में क्या बना है, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट बना है, ठीक है, NO2- बना है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, रूट सेल्स में भी, और हम लोग बोलेंगे शूट सेल्स में भी। रूट सेल्स मतलब नॉन ग्रीन सेल्स में, और शूट सेल्स मतलब ग्रीन सेल्स में, ठीक है। तो अब ये चूंकि टॉक्सिक है, तब अब इसका फेट क्या होगा, प्लांट इसको क्या करेगा, तब हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग बोलेंगे फेट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट, ठीक है। और ये फेट ऑफ नाइट्राइट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।